गुड मॉर्निंग एवरीवन, जय हिंद सबको। मैं सूरज जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं डेल्टा डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आप लोगों से पहले भी प्रॉमिस किया था कि हम लोग रेगुलर सेशंस लेकर आते रहेंगे जो आपके एनडीए और सीडीएस दोनों एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो इन सेशंस की एक और सेशन इन सेशंस में जोड़ते हैं। आज हम बात करते हैं आज अपनी खुद की बायोग्राफी की आज आपसे बात करने वाला हूं। बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं सन की, ठीक है, कि इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ है, कौन कौन सी लेयर्स होती हैं सन की। साथ ही साथ हम बात करेंगे एक स्टार की जो लाइफ साइकिल होती है उसकी भी आज हम दोस्तों आप लोगों से बात करने वाले हैं। तो इसमें जितने भी आपके करंट चीजें इसमें जुड़ सकती है उनकी भी हम बात करेंगे और साथ साथ हम देखेंगे कि हमारे सन का फॉर्मेशन कैसे हुआ था, कैसे कैसे हमारा सोलर सिस्टम बना है, क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हमारे सन में हमें देखने को मिलती है। उन्हीं सभी चीजों के साथ हम शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। उम्मीद करता हूं सब लोग अपना रजाई में बैठ के घर स्वस्थ होंगे, इस सेशन को देख रहे होंगे। एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब all these videos which we are going to take live for you guys, okay? तो बात करते हैं, शुरुआत करते हैं इसी के साथ। देखो दोस्तों, मैंने आपको पहले ही बताया था, हमारे पिछले सेशन में भी हमने बात की थी कि जब हम बात करते हैं सन की तो बेसिकली हम बात किसकी कर रहे हैं, सोलर सिस्टम की हम बात करते हैं। तो जब हम सोलर सिस्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन के लिए मैंने आप लोगों से क्या बोला था कि किस फिनोमिना से हमारे सोलर सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ है। वो फिनोमिना है नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। नेबुलर हाइपोथेसिस, जब भी आपसे कभी पेपर में क्वेश्चन पूछा जाए कि कौन सा हमारा वो प्रिंसिपल है, कौन सा हमारा वो फिनोमिना है, कौन सी हमारी थ्योरी है जो हमें बताती है कि हमारा सोलर सिस्टम कैसे बना है, तो वो थ्योरी कौन सी है हमारी, दैट इज नेबुलर हाइपोथेसिस, ठीक है। इसी थ्योरी में हमारे सन के फॉर्मेशन की हम बात करते हैं। तो बेसिकली देखो सन है क्या, सबसे पहले तो हम समझते हैं। जैसे हम बात करते हैं ना अपनी अर्थ की हम बात करते हैं दोस्तों, तो अर्थ जैसे मैंने आप लोगों को प्लैनेट्स और यूनिवर्स में बताया था कि हमारे जो प्लैनेट्स हैं वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स में और दूसरे हमारे जोवियन या फिर गैसियस प्लैनेट में, ठीक है। तो जैसे हमारे गैसियस प्लैनेट्स है, जैसे जुपिटर के लिए मैंने आपको पहले भी बताया था एक बार कि जुपिटर जो है वो कहीं मिडवे रुक गया है बिटवीन द फॉर्मेशन ऑफ अ स्टार एंड अ प्लैनेट। तो प्लैनेट ना तो प्लैनेट से बड़ा है, स्टार से छोटा है, तो वो क्या रुक गया है, मिडवे रुक गया है। ना तो वो स्टार ही बन पाया कंप्लीट और ना ही उसे हम कह सकते हैं कि एक प्रॉपर प्लैनेट बन के वो रह गया हो, ठीक है, क्योंकि उसका जो मास है वो काफी बड़ा है, ठीक है। तो जब हम बात करते हैं सन की दोस्तों, तो देखो सन में क्या है कि सन भी हमारा जुपिटर या जोवियन प्लैनेट्स की तरह एक गैस का ही गोला है, ठीक है। सन सॉलिड नहीं है, सन भी कैसा है, एक गैसियस, हमारा एक गैसियस गोला है, ठीक है। तो ये भी हमारा एक गैस का गोला है जिसके अंदर मेनली जो है हमारी हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस, जो सन का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है वो कौन सा है, हमारा हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस है, ठीक है। अब ये जो हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस है ये बेसिकली कर क्या रही है, क्या चीजें हमारे सन पर चल रही है, क्या नहीं हो रही है, उसकी भी हम बात करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखो समझो यहाँ पे हमारे जो सन की जो एज है, हमारे सन की एज लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स हो चुकी है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि सन जो है वो लगभग अपनी आधी एज में, हाफ एज में सन अपनी आ चुका है, ठीक है। सन की हाफ एज हो चुकी है, ठीक है। तो ये लगभग जो है अभी पूरी जवानी में है अपनी, ओके। तो बात करेंगे आगे, देखो इसमें बेसिकली हाइड्रोजन की इनिशियली अगर बात करेंगे हम तो हाइड्रोजन और हीलियम दोनों मिलकर सन में कितना है, 98% के आसपास हाइड्रोजन एंड हीलियम होता है, ओके। अब हुआ क्या है कि अब जो है फिलहाल सन में लगभग 70% हमारी हाइड्रोजन बची हुई है और बाकी की हमारी क्या है, 28% के आसपास हमारी हीलियम हो चुकी है, ठीक है। तो ये हाइड्रोजन घट रही है, हीलियम हो रही है, मतलब चल क्या रहा है। तो बेसिकली देखो दोस्तों ये हो क्या रहा है कि हाइड्रोजन जो है हमारे सन में ये हीलियम में कन्वर्ट होती है और इसे हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी टाइप है रिएक्शन का, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है जो हमारे सन में चल रहा है, ठीक है। इसमें क्या होती है, हीट एनर्जी आपकी रिलीज होती है, ठीक है। तो एक बहुत मैसिव अमाउंट में हीट एनर्जी रिलीज होती है हमारी इस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में, जिसका नाम है क्या, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से क्या हो रहा है, हीट एनर्जी हमारे सन से निकल रही है, ठीक है। हाइड्रोजन का कन्वर्जन हो रहा है इनटू हीलियम। तो लाखों करोड़ रिएक्शंस ऐसी हमारी सन की कोर में चल रही हैं जिन रिएक्शंस की वजह से हमारा सन इतनी मैसिव अमाउंट में हीट एनर्जी को रिलीज करता है। उसी हीट एनर्जी की वजह से कहीं ना कहीं हमारी अर्थ पर भी लाइफ पॉसिबल हो पाई है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, ठीक है। देखो टेम्परेचर अगर मैं बात करूं 6000 डिग्री सेल्सियस ऑन द सरफेस एंड 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस इन द कोर। जब मैं सन की बात करता हूं कोर की, तो लगभग जो टेम्परेचर है वो 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। लेकिन वहीं जब हम सरफेस की बात करते हैं, सरफेस पे कहां पे, ये सरफेस जो है, ये सरफेस की हम बात कर रहे हैं फोटोस्फीयर की,
ठीक है, कहाँ की हम बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं दोस्तों फोटोस्फीयर की। तो सन का जो फोटोस्फीयर का जो टेम्परेचर है वो लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है, और यही फोटोस्फीयर होती है जो हमें विजिबल होती है। जो सन का में दिखता है ना, जैसे आप सुबह सुबह जल देते हो, है ना, जल अर्जित करते हो, तो सन की वो जो जिसे आप जल अर्जित करते हो, जो हमें दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से सारी एनर्जी रिलीज हो रही है, जो पूरी एनर्जी को रेडिएट करता है, पूरी लाइट एनर्जी को रेडिएट करती है जो सरफेस, उसी सरफेस का नाम है फोटोस्फीयर। इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल। हिंदी में इसे बोलते हैं प्रकाश मंडल, सॉरी, प्रकाश मंडल। ठीक है, हिंदी में इसे हम प्रकाश मंडल बोलते हैं। ठीक है, अब देखो सन जो है ना, उसका मास जो है हमारी अर्थ से लगभग 3,32,000, ये देखो 3,32,900 अर्थ मासेस के बराबर हमारे सन का मास है। ठीक है, ये मैं कह सकता हूं एक सिमिलर वे में कि अगर हम अपनी एक अर्थ को उठाए, ठीक है, और उसे सन के अंदर फिट करना शुरू करें, तो हमारी अर्थ जैसी लगभग 109 अर्थ जो है वो सन के अंदर फिट हो जाएंगी, बिल्कुल एग्जैक्टली। ठीक है, तो इतना बड़ा हमारा सन है, हमारे पूरे के पूरे सोलर सिस्टम का लगभग 99.8% मास जो है वो हमारे सन के अंदर आता है। ठीक है, और जो बचा हुआ मास है उसका भी लगभग 70% मास हमारे जुपिटर और सैटर्न ले जाते हैं। ठीक है, 70% से भी ज्यादा जुपिटर और सैटर्न ले जाते हैं। तो बाकी के जो हमारे प्लैनेट्स हैं, बाकी के जो हमारी सैटेलाइट्स हैं, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितने छोटे से अमाउंट में, कितने छोटे से मास में वो सारी चीजें हमारी बचती हैं। ओके, तो इसी के साथ आगे बात करते हैं। देखो, कंपोज रफली ऑफ 98% हाइड्रोजन एंड हीलियम, जो मैंने आपसे पहले बात की है, साथ ही साथ नियरली 99.8% ऑफ टोटल मास ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, साथ साथ आई होप कि आप सब लोग पेन और पेपर लेकर बैठे होंगे। जो भी हम बात कर रहे हैं ये सारी चीजें आप साथ साथ लिख लीजिए। ठीक है, लिख ली नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सन की हम बात करेंगे कि सन में भी क्या है, डिफरेंट लेयर्स हैं, उन लेयर्स की हम बात करेंगे फ्रॉम द नेक्स्ट सीरीज। ठीक है, मतलब बेसिकली नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कौन कौन सी लेयर हमारी सन के अंदर आती है। ओके, आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। आगे चलते हैं। ये देखिए, अब यहाँ हमारे सन की जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो हमें दिखाई गई है। ओके, कि हमारे सन के अंदर कौन कौन सी लेयर्स जो हैं इसके इंटीरियर और आउटर सरफेस के अंदर आती है। ठीक है, देखिए सन जो है ना, सन को बेसिकली हमने दो पार्ट्स में बांटा है। एक तो सन का हो गया इंटीरियर, जैसे हमारी अर्थ का क्या है, इंटीरियर है। ठीक है, जिसमें आपकी क्रस्ट, मेंटल कोर, सारी चीजें आती हैं। उसी तरह से हमारे जैसे अर्थ का फिर उसके ऊपर क्या होता है, एक एटमोस्फेयर होता है। सेम उसी वे में सन का भी क्या होता है, एक एटमोस्फेयर होता है। ठीक है, वो एटमोस्फेयर कैसा होता है उसकी हम बात करेंगे। ये इंटीरियर कैसा होता है, देखो ये जो सन का यहाँ पर जो आपको लाइट दिख रही है, दिस इज द कोर ऑफ सन। ठीक है, कोर ऑफ सन का मतलब जहां पर वो 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की बात हम कर रहे थे, तो वो यहाँ का टेम्परेचर है। ठीक है, दिस इज द कोर ऑफ सन। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चल रही है। तो ये ब्राइटेस्ट पार्ट होता है हमारे सन का, सबसे ज्यादा जो एनर्जी होती है वो इसी कोर के अंदर हमारे सन में होती है। ठीक है, कोर के बाद जो हमारा आता है वो आता है, देखिए, रेडिएटिव जोन। ठीक है, रेडिएटिव जोन में क्या होता है, ये जो एनर्जी यहां से निकल रही है, इस एनर्जी को ये वाला जोन रेडिएट कर रहा है बाहर की तरफ। ठीक है, देन दिस जोन इज नोन एज रेडिएटिव जोन। ओके, इसके बाद आता है फिर हमारा कन्वेक्टिव जोन। देखिए ये वाला जोन हमारा कौन सा जोन है, दिस इज कन्वेक्टिव जोन। इस कन्वेक्टिव जोन में क्या हो रहा है, इस कन्वेक्टिव जोन के अंदर देखो ये हमारा क्या है, ये दोस्तों हमारा कन्वेक्टिव जोन है। इस कन्वेक्टिव जोन से क्या होता है, हमारी जो लाइट एनर्जी है वो बाहर की तरफ ट्रांसफर होती है। ठीक है, देखिए यहां से एनर्जी गई रेडिएटिव जोन के पास, यहां पर टेम्परेचर कोर से थोड़ा कम होगा। ठीक है, अगर यहाँ 16 मिलियन डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पर हमारा टेम्परेचर मोर देन 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस होगा। ठीक है, मोर देन 5 मिलियन डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर यहाँ पर होता है। भाई ऑब्वियसली जहां पर आग जल रही है आपके सेंटर में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होने वाला है, उससे दूर जब थोड़ा बढ़ेंगे तो टेम्परेचर थोड़ा हमारा कम हो जाएगा। जब हम कन्वेक्टिव जोन में आएंगे तो ये टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, थोड़ा और कम हो जाएगा, ये लगभग आ जाएगा 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस के आसपास। और यहीं पर क्या होता है बेटे, देखो बेसिकली होगा क्या कि यहीं से हमारी एनर्जी बाहर की तरफ कन्वर्ट जाएगी, निकलेगी। ठीक है, जब वो बाहर की तरफ जाएगी फोटोस्फीयर में पहुंचेगी, मतलब हम आउटर सरफेस में आ जाएंगे सन की, या फिर हम कह सकते हैं कि हम सन के एटमोस्फेयर में आ जाएंगे, फिर हम सन के एटमोस्फेयर की बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं सन के इंटीरियर को कहूं तो सन का इंटीरियर 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से में, कोर में, रेडिएटिव जोन में एंड देन कन्वेक्टिव जोन में। ओके, आगे की बात करते हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं एटमोस्फेयर की बात करूं, देखो एटमोस्फेयर की भी 3 लेयर होती है। सबसे पहले फोटोस्फेयर, जो इससे बिल्कुल मिली हुई लेयर होती है, जो हमें दिखाई देती है। विजिबल लेयर जो होती है हमारे सन की, से हम क्या बोलते हैं, देखो ये वाली जो विजिबल लेयर है दिस इज फोटोस्फेयर। जो हमें येलो येलो सन दिखाई देता है ना, तो वो क्या होती है, फोटोस्फेयर होती है। और यहीं का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके दोस्तों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो
फोटोस्फीयर के बाद जो हमारी नेक्स्ट लेयर आती है उसका नाम होता है क्रोमोस्फीयर। फोटोस्फीयर के जो ऊपर वाली लेयर होती है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं क्रोमोस्फीयर, उसे हम बोलेंगे क्रोमोस्फीयर। ठीक है, क्रोमोस्फीयर से फिर हमारी एक नेक्स्ट लेयर होती है, मतलब जो सरफेस की, ये बेसिकली हम कह सकते हैं सन के एटमॉस्फेयर की जो लास्ट लेयर होती है उसे हम वही बोलते हैं जो पिछले 3 साल से हम सुन रहे हैं। ठीक है, क्या? कोरोना। ठीक है, पिछले 3 साल से बस हमने यही तो सुना है, कोरोना। ठीक है, तो कोरोना जो होती है वो क्या होती है, सन की एटमॉस्फेयर की आउटर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, बेसिकली देखो आज हम सन की, मैं बेसिकली अपनी बायोग्राफी की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। तो सूरज की जब आउटर सरफेस की बात हो रही है या आउटर एटमॉस्फेयर की बात हो रही है तो वो क्या होता है, कोरोना होता है। बेसिकली देखो इसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसे हम एक डायग्राम के थ्रू समझेंगे। ओके, आई होप आप लोग इसे समझ पाए क्लियरली। ये देखिए एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं, यहाँ पर इस डायग्राम के थ्रू हम सन की सारी लेयर्स को समझते हैं। ठीक है, देखो जैसे कि मैं कह सकता हूं दिस इज द कोर ऑफ सन, ये क्या हो गई, ये सन की कोर हो गई। ठीक है, इस कोर से फिर हमारा आता है क्या, रेडिएटिव जोन, दिस इज रेडिएटिव जोन। इस रेडिएटिव जोन से फिर क्या आता है हमारा आता है फिर कन्वेक्टिव जोन, कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, कन्वेक्टिव जोन क्या करता है, जो सन की गर्मी होती है, जो सन की जो बेसिकली एनर्जी है उसे ट्रांसफर कर देता है आगे, किसमें, फोटोस्फीयर में। फोटोस्फीयर से आगे हमारी नेक्स्ट लेयर होती है जिसे हम बोलते हैं क्रोमोस्फीयर। और क्रोमोस्फीयर से आगे जो हमारी नेक्स्ट लेयर होती है, उसे बोलते हैं हम कोरोना। ठीक है, जो हमारी विजिबल लेयर होती है सन की, जो हमारे सन की विजिबल लेयर है वो हमें कौन सी होती है, फोटोस्फीयर इज द ओनली विजिबल लेयर टू अस। ठीक है, हमें जो लेयर विजिबल होती है वो कौन सी होती है, फोटोस्फीयर, विजिबल टू अस। ठीक है, विजिबल टू अस इज फोटोस्फीयर। ठीक है, बट इसमें जो हमारी कोरोना है, देखो ये जो कोरोना है ये भी हमें कभी कभार दिखाई देती है, कब दिखाई देती है उसकी भी हम बात करेंगे। ठीक है, आई होप ये डायग्राम आपको थोड़ा और सिंपल वे में समझ आ गए हो। जो हमारी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन चलती है, कहां चलती है वो दोस्तों कोर के अंदर चलती है। ठीक है, इसी कोर से हमारी एनर्जी जो है वो निकलनी शुरू होती है, क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन से हीलियम का कन्वर्जन हो रहा है। ठीक है, देखो अब बात करते हैं, सबसे पहले हम कोर की बात करते हैं। सबसे पहले तो एनर्जी जो सारी की सारी सन की जो हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो रही है वो कहां हो रही है, इस कोर के अंदर ही ट्रांसफर हो रही है। ओके, अब देखो अभी मैंने आपको बताया कि हमारी कोर के अंदर फिलहाल 72% हाइड्रोजन है और बाकी बची हुई क्या है, हमारी हीलियम है। तो बेसिकली जो 70% हाइड्रोजन है ये धीरे धीरे कम हो रही है क्योंकि इसका कन्वर्जन हो रहा है इनटू हीलियम। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी सारी की सारी हाइड्रोजन जो है वो क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो जब ये हाइड्रोजन जीरो हो जाएगी उसी टाइम पर हम क्या कहेंगे, बेसिकली रिएक्शन कोर के अंदर बंद हो जाएगी, तो वहीं पर क्या हो जाएगी, हमारे सन की डेथ हो जाएगी। ओके, आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। तो सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर जो हमारा होता है वो कहां होता है, कोर के ऊपर ही होता है। ठीक है, फिर कोर से हमारा टेम्परेचर ट्रांसफर होता है, एनर्जी ट्रांसफर होती है रेडिएटिव जोन में। तो नेक्स्ट पार्ट होता है रेडिएटिव जोन। इसी पार्ट से हमारी क्या होती है, सराउंडिंग रीजन में एनर्जी को हम ट्रांसफर करते हैं। बेसिकली सन जो है अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है इसी जोन से। ओके, फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है कन्वेक्टिव जोन। ठीक है, कन्वेक्टिव जोन में फोटोस्फीयर तक एनर्जी पहुंचती है। कन्वेक्टिव जोन इसलिए इंपॉर्टेंट है, देखो कन्वेक्टिव जोन का टेम्परेचर जो होता है वो हमारा कोर और रेडिएटिव जोन से कम होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो हमारे एटम्स हैं वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और उन्हीं एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो बाहर की तरफ भेजना शुरू करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी हुआ है, इसी एब्जॉर्प्शन की वजह से, इसी एनर्जी के एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है कि हमारे फोटोस्फीयर की टेम्परेचर हम देखते हैं कि वो काफी कम है इफ लाइक कंपेयर टू कन्वेक्टिव जोन। अगर हम कन्वेक्टिव जोन से कंपेयर करें अपने सन के फोटोस्फीयर का वो टेम्परेचर, तो वो काफी कम हमें देखने को मिलता है। रीजन बीइंग क्योंकि कन्वेक्टिव जोन में हमारा क्या होता है, जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो हमारे एटम्स होते हैं, वो ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके, आगे बात करते हैं। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
आई होप चीजें ठीक ले जा रही होंगी आप लोगों के हिसाब से भी। देखो जितना हम करने वाले हैं, जो लेयर्स मैं आपसे आज बात कर रहा हूं सन की, सन हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है इस वाले एग्जाम के लिए पढ़ने के लिए, वो भी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि अभी हमने क्या देखा है, कुछ स्पेस प्रोब्स हैं जो हमारे सन में पहुंच चुके हैं, ठीक है। नासा ने भी किया है, इंडिया भी प्लान कर रहा है अपना पहला, इसरो भी अपना पहला जो मिशन है सन के लिए वो प्लान कर रहा है। तो वो सब चीजें भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए सन 20 वाले एग्जाम के लिए हमारे क्या हो जाता है, अप्रैल वाले एग्जाम के लिए सन विल बिकेम इंपॉर्टेंट। ओके, आगे की बात करते हैं दोस्तों, ठीक है। फोटोस्फीयर की बात करते हैं। देखो अब तक हमने क्या पढ़ा, पिछली तीनों लेयर जो हमारी थी वो किसकी थी, सन के इंटीरियर की थी। ये जो तीनों लेयर है बेसिकली किसके हैं, सन के एटमॉस्फेयर की अब हम बात करने वाले हैं। सन के एटमॉस्फेयर में 3 लेयर होती है। सबसे पहली लेयर कौन सी होती है, फोटोस्फीयर होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल होते हैं। और ये क्या करता है, इट इज द ब्राइट आउटर लेयर ऑफ द सन दैट एमिट्स रेडिएशन। बेसिकली यही रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी बोलते हैं। इन्हीं रेडिएशंस को हम क्या बोलते हैं, लाइट बोलते हैं, ठीक है। जो हम देख पाते हैं, जिसकी वजह से हमारी अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है, वो सारी की सारी एनर्जी जो हम देखते हैं वो यहीं से हमारे पास आ रही है दोस्तों। ओके, आगे की हम बात करते हैं। ये विजिबल लेयर होती है सन की हमारे लिए, ठीक है। और इसका टेम्परेचर आउटसाइड पर कितना होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। ओके, आगे की बात करते हैं हम क्रोमोस्फीयर की। अब देखो इसका टेम्परेचर 6000 डिग्री सेल्सियस है, बट जब हम क्रोमोस्फीयर की बात करते हैं काफी थिन लेयर है और इसका जो टेम्परेचर होता है वो फोटोस्फीयर से कम होता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन आ जाए कि क्रोमोस्फीयर और फोटोस्फीयर में टेम्परेचर किसका कम होता है, तो हमेशा टेम्परेचर क्रोमोस्फीयर का कम होता है फोटोस्फीयर से। क्यों कम होता है, उसका भी एक वैलिड रीजन है। ऐसा समझिए, देखो बेसिकली होता क्या है लाइफ में, आपने देखा होगा मैटर की लगभग 5 जो हम बात करते हैं कि मैटर की स्टेट की जो हम बात करते हैं, लगभग 5 स्टेट मैटर की होती है, ठीक है। एक सिंपल वे में चलते हैं। सबसे पहले देखो, मान लो क्या होता है कि हमारा बर्फ है, ठीक है। हमारा बर्फ कैसा होता है, सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। हम बर्फ को पिघलाना शुरू करें, उसे हमने हीट एनर्जी दी, तो बर्फ क्या बन गया हमारा, सॉलिड से क्या बन गया हमारा, लिक्विड बन गया। जैसे हम आयरन को पिघला लेते हैं, कैसे पिघलाते हैं, हीट एनर्जी से, ठीक है। उसे गर्मी देते हैं तो वो पिघल जाता है, ठीक है। उसी तरह हमने बर्फ को पिघलाया, क्या बन गया, पानी बन गया, ठीक है। फिर हमने पानी को थोड़ी और हीट एनर्जी दी, तो मैं ऐसे लिख लूं इसे, सबसे पहले हमारा क्या था, सबसे पहले हमारा सॉलिड था, ठीक है। पहली स्टेट सॉलिड थी, इसे मैंने हीट एनर्जी दी तो इट विल टर्न इनटू लिक्विड। ये किस में बदल गया दोस्तों, लिक्विड में बदल गया, ठीक है। मैंने लिक्विड को फिर और थोड़ी हीट एनर्जी दी तो लिक्विड किस में बदल गया हमारा, गैस में बदल गया कि नहीं बदल गया, ठीक है। फिर मैंने गैस को थोड़ी और हीट एनर्जी दी तो गैस जो होता है इसके मॉलिक्यूल और भी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है। जब वो और भी ज्यादा एक्टिव होंगे और मैं उसे एक ज्यादा से ज्यादा हीट एनर्जी जो है अंडर प्रेशर में प्रोवाइड करता रहूंगा, तो यही मेरा गैस किस में बदल जाएगा, किस में बदलेगा दोस्तों, गैस बदल जाएगा इन प्लाज्मा, ठीक है। ये बदल जाएगा हमारा प्लाज्मा स्टेट में। तो ये जो मेरी प्लाज्मा स्टेट है, ठीक है, ये जो मेरी प्लाज्मा स्टेट है, इसी स्टेट की मैं बात करने वाला हूं। बेसिकली देखो होता क्या है कि जब सन से एनर्जी आप देख रहे हो, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी, इनॉर्मस अमाउंट ऑफ हीट जो है हमारी सन की कोर से निकल रही है, जिसकी वजह से जो आसपास जो उसके गैस है वो क्या होती है, बहुत ही इनॉर्मस अमाउंट पे, ट्रेमेंडियस अमाउंट पे उसे हीट एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गर्म होने लगती है, ठीक है। जब वो गर्म होती है तो वो गर्म होते होते वो क्या करती है, रेडिएटिव जोन से बाहर की तरफ भागती है। तो जो उसकी एनर्जी फोटोस्फीयर में रुक जाती है, वहां तक क्या होता है, हमारा फोटोस्फीयर विजिबल हो जाता है हमें, जो हम देखते हैं, ठीक है। जब वो फोटोस्फीयर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो वो क्रोमोस्फीयर में एटम्स जो होते हैं गैस के नहीं रुकते हैं, जिसकी वजह से क्रोमोस्फीयर से वो बस निकलते हैं, रुकते नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रोमोस्फीयर का जो टेम्परेचर होता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है देन फोटोस्फीयर, ठीक है। वो क्या होता है, देखो जब भी आप किसी भी एक गैसियस एटम को एनर्जी प्रोवाइड करते हो तो वो एक सर्टेन पॉइंट तक वो ऊपर जाएगा, ठीक है। उस सर्टेन पॉइंट के बाद वो ऊपर जाकर रुक जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हर एक जितने भी हमारे एटम्स होते हैं एनर्जी के बाद क्या करते हैं, वो बाहर की तरफ जाते हैं और बाहर की तरफ जाके एक पॉइंट पर वो क्या होंगे, रुक जाएंगे। तो बेसिकली जब वो फोटोस्फीयर से बाहर की तरफ निकलते हैं तो वो जाकर रुकते हैं दोस्तों कोरोना में, ठीक है। कहां रुकते हैं वो, जाकर कोरोना में जाकर रुकते हैं। तो अब देखो कोरोना में क्या हो गए, हमारे जो हॉट और जो हमारे एटम है जिनके पास, जो प्लाज्मा स्टेट में जिनके पास बहुत एनर्जी है, वो कहां आकर रुके हैं, कोरोना में आके रुके हैं। कोरोना में रुकने के बाद क्या करते हैं, वो आपस में उनका फ्रिक्शन होता है, ठीक है, आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, जिसकी वजह से हमारी कोरोना का जो टेम्परेचर है वो दोबारा बढ़ता चला जाता है और लगभग हम देखते हैं कि लगभग 2 मिलियन डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारी कोरोना में पहुंच चुका है। तो देखो ये आपसे पूछा जा सकता है
फोटोस्फीयर का टेम्परेचर हमारा, इन्हें टेम्परेचर के अकॉर्डिंग आपसे सन के एटमॉस्फेयर की लेयर्स को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाने के लिए आ सकता है। तो हमारे जो सन का एटमॉस्फेयर है उसमें जो हॉटेस्ट टेम्परेचर होता है वो किसका होता है, कोरोना का होता है। ठीक है, उसके बाद हमारा फोटोस्फीयर और लोवेस्ट टेम्परेचर जो होता है किसका होता है, हमारा क्रोमोस्फीयर का होता है। लेकिन अगर इनके सीक्वेंस की हम बात करते हैं तो पहले फोटोस्फीयर, देन क्रोमोस्फीयर एंड देन कोरोना। ठीक है, अब जो कोरोना होती है वो नॉर्मली हमें विजिबल नहीं होती है। ठीक है, हमें जो सन की लेयर विजिबल होती है वो कौन सी होती है, सिर्फ और सिर्फ फोटोस्फीयर विजिबल होता है। कोरोना हमें बस एक ही सिचुएशन में विजिबल होती है, जब भी कभी आप देखोगे, जब भी कभी टोटल सोलर इक्लिप्स पड़ता है। तो जब तब कभी टोटल सोलर इक्लिप्स पड़ता है तो उस टाइम पर जब चांद जो है वो बिल्कुल मतलब बेसिकली हम कहते हैं कि वो सन के सामने आ जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हमें सन की एक आउटर लेयर जो एक रिंग टाइप होती है, जैसे ये देखो, ये मान लो सन है, तो जब चांद ने इसे खा लिया, ठीक है, तो सन का जो रिंग है बस हमें टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम पे ये रिंग दिखाई देता है। तो ये जो हमें रिंग दिखता है ड्यूरिंग द टोटल सोलर इक्लिप्स, इसी रिंग को हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज कोरोना। ठीक है, तो कोरोना अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोरोना आपको कब विजिबल होता है, तो इट इज ओनली विजिबल ड्यूरिंग दी टोटल सोलर इक्लिप्स। जब भी आपका टोटल सोलर इक्लिप्स पड़ेगा तभी आपको कोरोना विजिबल होगा। ओके, आगे की बात करते हैं। ये किस फॉर्म में होता है, प्लाज्मा में होता है और काफी हाई टेम्परेचर इसका होता है। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया कि प्लाज्मा फॉर्म में क्यों होता है, कैसे होता है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी अबाउट दैट। अगर नहीं है तो प्लीज एक बार रिवाइंड करके आप इसे फिर से देख लीजिए, यू विल गेट द क्लैरिटी अबाउट दिस फेज कि ये कैसे प्लाज्मा है और इसका टेम्परेचर हॉट क्यों है। ठीक है, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस स्लाइड, फिर हम आगे चलते हैं। आई होप आप नोट डाउन भी कर रहे होंगे साथ साथ। ओके, मजा आ रहा होगा, काफी सूरज की गर्मी मिल रही होगी, धूप में बैठ के अपना दूध पीते हुए, चाय पीते हुए आप इस सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। ओके, आगे चलते हैं। देखो, अब बेसिकली हम देखते हैं कि इन लेयर्स के अलावा सन की सरफेस के ऊपर और क्या क्या चीजें होती है। ठीक है दोस्तों, जब हम बात करते हैं सन की सरफेस की इन लेयर्स के अलावा, तो जो हमारी अगली प्रोमिनेंट चीज हम सन पर देखते हैं वो क्या होते हैं, हमारे सन स्पॉट्स होते हैं। ठीक है, सन स्पॉट क्या है, बेसिकली कूलर स्पॉट्स है जो सन के ऊपर है। कूलर स्पॉट्स मतलब आप कभी देखोगे जो सन की हमारी फोटोस्फीयर है, फोटोस्फीयर के ऊपर अगर कभी आप इंफ्रारेड जो हमारे जो टेलीस्कोप्स होते हैं, जो हमारे एस्ट्रोफिजिसिस्ट जो है वो यूज करते हैं, तो बेसिकली क्या देखते हैं कि सन की फोटोस्फीयर के ऊपर कुछ धब्बे से बन गए हैं जो थोड़े डार्क है। ठीक है, तो जो सन पर जो हमें जैसे मून पर दिखाई देते हैं ना, हमें मून के ऊपर हमें स्पॉट्स दिखाई देते हैं, चांद में भी दाग है, जिस दाग की हम चांद की बात करते हैं, तो वैसे ही वो कहते हैं कि सन की जो फोटोस्फीयर है उसके अंदर भी एक दाग है। तो वही जो दाग है ना सन का, उसी दाग को क्या बोलते हैं, सन स्पॉट बोलते हैं। बेसिकली सन स्पॉट्स होते क्या है, तो दोस्तों सन स्पॉट्स कुछ नहीं होते, ये बेसिकली हीलियम के ढेर होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, ये हीलियम के ढेर होते हैं जो फोटोस्फीयर के ऊपर इकट्ठे हो गए हैं। जब हाइड्रोजन का कन्वर्जन हो चुका है हीलियम के अंदर, तो हीलियम एक जगह इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है। तो जो हीलियम का ढेर बनता है उसके अंदर एनर्जी ज्यादा नहीं होती है, तो उनका टेम्परेचर जो है वो लगभग 1500 से 4500 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है कहीं। और फोटोस्फीयर का टेम्परेचर कितना होता है, लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो उसका टेम्परेचर फोटोस्फीयर से कम होता है, इसीलिए फोटोस्फीयर पे ये एक कैसे दाग की तरह दिखाई देते हैं। ठीक है, बेसिकली देखो सन हमारा क्या है, जैसे हमारी अर्थ अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रही है, हमारा सन भी अपनी एक्सिस पर रोटेट कर रहा है। साथ ही साथ हमारे सन पर और क्या चल रहा है, उसके अलावा ये सीन चल रहा है कि देखो जो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एनर्जी है, जो कोर के अंदर रिएक्शन चल रही है, उस रिएक्शन की वजह से हमारा सन अपने मैग्नेटिक पोल जो है वो बदलता रहता है। ठीक है, तो जो मैग्नेटिक पोल फ्लिप्स होते हैं सन के, उन्हीं मैग्नेटिक पोल्स की वजह से हमारे सन स्पॉट्स का भी फॉर्मेशन और बेसिकली डिक्लिनेशन जो होता है वो होता है। ठीक है, मतलब दो स्टेज इसमें आती हैं, आप कहीं भी आप सुनोगे तो दो स्टेज सुनोगे, एक होगी आपकी सोलर मिनिमा और एक होगी आपकी सोलर मैक्सिमा। सोलर मैक्सिमा, कभी भी इन दो टर्म्स को सुनो तो समझ जाना कि ये किसके बारे में बात हो रही है, ये बात हो रही है सन स्पॉट्स के बारे में। क्या बात हो रही है, जब भी सन की फोटोस्फीयर के ऊपर मैक्सिमम नंबर ऑफ सन स्पॉट्स होंगे, ठीक है, तो उस स्टेज को बोला जाएगा सोलर मैक्सिमा। ठीक है, और जैसे ही हमारा सन क्या करता है, अपने पोल्स जो अपने मैग्नेटिक पोल्स हैं उन्हें फ्लिप करता है, तो उसके जो अमाउंट ऑफ सोलर ये सन स्पॉट्स होते हैं ये मिनिमम हो जाते हैं। तो जब भी कभी सन स्पॉट्स सन की सरफेस के ऊपर मिनिमम होंगे, उसे क्या बोला जाएगा, उसे बोला जाएगा सोलर मिनिमा। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ठीक है, जो सन स्पॉट की टोटल साइकिल होती है एक रफली 11 साल की साइकिल होती है। जब 11 साल की साइकिल में सन सोलर मिनिमा से सोलर मैक्सिमा तक पहुंचता है, फिर वापस सोलर मिनिमा में आता है, मैग्नेटिक पोल
पोल फ्लिप होते हैं एंड अगेन द प्रोसेस गोज ऑन। ठीक है, तो बेसिकली सन स्पॉट्स क्या है, ये वो स्पॉट्स हैं, वो हीलियम के ढेर हैं हमारी फोटोस्फीयर के ऊपर जिनका टेम्परेचर हमारी फोटोस्फीयर से कम होता है। दैट्स व्हाई दे लुक लाइक अ स्पॉट ऑन अवर सन। ओके, आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, आगे चल, देखो इसमें यही बोला है कि देखो ऐसा होता है कि ये जो हमारे सन स्पॉट होते हैं इसमें ऐसे दो तरह का ही होता है। जो इसका सेंटर होता है ये बहुत डार्क होता है और इसे अम्ब्रा बोलते हैं, और जो इसके आसपास वाला रीजन होता है ये थोड़ा लाइट होता है, यानी कि यहाँ पर थोड़ी लाइट आ रही होती है तो इसे पिनम्ब्रा बोलते हैं। ठीक है, जब हम इक्लिप्स पढ़ेंगे तो उसके अंदर भी हम इन दोनों टर्म्स को पढ़ेंगे, अम्ब्रा को और पिनम्ब्रा को। ठीक है, तो प्लीज डू रिमेंबर दीज बोथ ऑफ दीज टर्म, अम्ब्रा एंड पिनम्ब्रा। ठीक है, क्योंकि जब हम अपना सोलर इक्लिप्स या बेसिकली इक्लिप्स हम पढ़ने वाले हैं सोलर एंड लूनर, तो तब भी ये टर्म्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। ओके, आगे बात करते हैं। इसके बाद आती है देखो सोलर विंड। ठीक है, सोलर विंड बेसिकली क्या है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा सन क्या है, एक बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है, जब ये हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करता है तो जो इसके सराउंडिंग में जो गैसेस होती हैं, उन गैसेस के जो इलेक्ट्रॉन्स है, प्रोटॉन्स हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, काफी हाईली चार्ज हो जाते हैं। तो जब वो हाईली चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स अपने साथ, जब उनके पास एनर्जी बहुत ज्यादा आती है तो क्या हो जाते हैं, इनस्टेबल हो जाते हैं, और वो एक सोलर विंड या सोलर फ्लेयर की तरह हमारे हमारे सोलर सिस्टम के अंदर निकल पड़ते हैं। तो जब वो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर निकलते हैं तो वो पूरे के पूरे हमारे सोलर सिस्टम को स्वैप कर देते हैं, यानी कि ऐसा माना जाता है कि सोलर विंड कैन रीच अप टू नेपच्यून। ठीक है, नेपच्यून तक सोलर विंड्स पहुंचती है। तो जब सोलर विंड नेपच्यून तक पहुंचेगी तो वो अलग अलग प्लेनेट से होके जाएगी। तो जब वो प्लेनेट से होके जाती है तो क्या होता है, जो प्लेनेट का एटमॉस्फेयर होता है वो उससे इंटरेक्ट करती है। ठीक है, इंटरेक्ट कैसे करती है, जैसे हमारा आयनोस्फेयर है। ठीक है, हमारे आयनोस्फेयर्स में क्या है, हमारे आयनोस्फेयर्स में आयन्स है। ठीक है, तो जब वो उन आयन से वो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं तो एक अलग एक्टिविटी होती है, और उसी एक्टिविटी को हम क्या बोलते हैं, उसी एक्टिविटी को हम ऑरोरा बोलते हैं। ओके, दैट एक्टिविटी इज नोन एज ऑरोरा। तो सोलर विंड्स की वजह से क्या होती है, हमारी ऑरोराज हमारी सोलर विंड की वजह से होती है। जो ऑरोराज है ये हाई हमारे जो लैटिट्यूड्स हैं उनसे हम देख सकते हैं, और ऑरोराज दो तरह की होती हैं, एक बोला जाता है ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एंड अनदर इज ऑरोरा बोरेलिस। जो ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस है ये हमारी ऑस्ट्रेलिया मतलब बेसिकली सदर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलती है, और जो ऑरोरा बोरेलिस है ये हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखने को मिलता है। और ये ऐसा होता है दोस्तों, जैसे कर्टेन होता है ना, कलरफुल कर्टेन जो होता है वो आसमान में ऐसे कलरफुल कर्टेन की तरह हमें दिखाई देती है। ओके, अगेन हम इन्हें एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ में भी एक बार दोबारा से हम देखेंगे, तब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। ओके, इसी सोलर विंड की वजह से क्या है, देखो मरकरी के ऊपर कोई एटमॉस्फेयर नहीं है, क्योंकि इसी सोलर विंड ने मरकरी के एटमॉस्फेयर को स्वैप्ट अवे कर दिया है। ओके, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। तो देखो सन के बारे में दो चीजें और इंपॉर्टेंट है अभी हमारे लिए, जो अभी है। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी एक नासा का स्पेस प्रोब है जिसने सन के एटमॉस्फेयर को टच कर लिया है, और ऐसा पहली बार हुआ है। तो जब ये सन के एटमॉस्फेयर को टच किया गया है, और ये जो पहला इंसिडेंट है, इसी इंसिडेंट को बेसिकली दोस्तों क्या बोला जाता है, मतलब बेसिकली इस स्पेस प्रोब का नाम है पार्कर। ठीक है, पार्कर इज द नेम ऑफ दिस स्पेस प्रोब। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम पार्कर ये कहां से है, नासा का स्पेस प्रोब है। ठीक है, इसी के बाद देखो हम बात करते हैं, इंडिया जो है, इंडिया भी अपना एक मिशन लॉन्च कर रहा है सन के ऊपर। ठीक है, और जो इंडिया का मिशन है ओवर द सन, उसका नाम है आदित्य-1, आदित्य L1। तो जो इंडिया का मिशन है उसका नाम क्या है, आदित्य L1। L1 का मतलब क्या है, बेसिकली ये हमारा पहला मिशन होगा। किसका है ये, इसरो का फर्स्ट मिशन टू द सन। ठीक है, याद रखना है, इस बार आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पार्कर भी और आदित्य L1 भी। कल मैंने आपको बताया था एक लैग्रांज पॉइंट, L1 का मतलब यहां वही है कि लैग्रांज पॉइंट 1 पर जाएगा। ठीक है, लैग्रांज पॉइंट 1 क्या था, मैंने आपको बताया था कि जब दो सेलेस्टियल बॉडीज होती हैं तो दोनों सेलेस्टियल बॉडीज में क्या होता है, अपना एक ग्रेविटेशनल पुल होता है। तो जब हम किसी स्पेस प्रोब को दोनों सेलेस्टियल बॉडीज के ग्रेविटेशनल पुल के बीच में इस तरह से स्टैब्लिश करते हैं, उस पॉइंट पर स्टैब्लिश करते हैं जहां दोनों बॉडीज का ग्रेविटेशनल पुल एक दूसरे के ग्रेविटेशनल पुल को कैंसल आउट कर देता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, लैग्रांज पॉइंट बोलते हैं। ओके, लैग्रांज पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए आदित्य L1 भी और पार्कर, ये तीनों चीजें भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एंड सेम एज दिस सन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइस। ओके, तो इन आवर नेक्स्ट सेशन हम बात करेंगे लाइफ ऑफ स्टार, कैसे एक स्टार पैदा होता है, कैसे एक स्टार मरता है। आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा।
प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर वीडियोस, ठीक है। आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, आपके जो दोस्त हैं जो भी एनडीए, सीडीएस या सीएपीएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी के लिए हेल्पफुल होने वाले हैं, ठीक है। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो इससे बाहर एक भी क्वेश्चन सन से आपसे पूछा नहीं जा सकता है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, ठीक है। सन के बारे में बस इतना ही था। बाकी नेक्स्ट सेशन हम बात करेंगे अबाउट द लाइफ ऑफ अ स्टार, की एक स्टार जो है वो कैसे पैदा होता है और कैसे उसकी डेथ होती है। ओके दोस्तों, सो आई होप, प्लीज ख्याल रखें अपना, स्वस्थ रहे, ठीक है। मिलते हैं इन अवर नेक्स्ट सेशन। थैंक यू, जय हिंद, बाय।